गुड मॉर्निंग। कल जो आप लोग को 9th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे और जो बचा हुआ था उसको आज आगे लेकर के चलते हैं। तो मतलब निर्धनता क्या है? क्लास में कोई आदमी निर्धनता का डेफिनेशन दे सकते हैं? दीजिए तो। सर, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता। कल हम बतलाए थे आप लोग को निर्धन, यानी जिसके पास धन नहीं हो उसको क्या कहेंगे? निर्धन। और मनुष्य की आवश्यकता की वस्तु कौन कौन चीज थी? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। इतना ही चीज बतलाया गया था। चलिए बैठिए। देखिए, आज आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी भारत में जो ठीक है प्रत्येक 5 साल पर आकलन किया जाता है जो कितने आदमी अब गरीब बचे और कितने आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, यानी अमीर के कगार पर चल गए। इस चीज का जो मतलब लेखा जोखा किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है क्या कहलाती है? नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अंतर्गत आपको समझ गए ना, भारत में कितने लोग गरीब बच गए हैं उसका सर्वेक्षण किया जाता है। अब कहता है भारत में ठीक है गरीबी कम हुई है, इसका कारण क्या है? अब जो गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ रहे हैं इसका कारण क्या है? तो कारण है पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर। उच्च कृषि का मतलब समझते हैं? ऊंचा कृषि नहीं, कृषि तकनीकी में विकास किया गया है। जैसे आपको बतला दें, ठीक है, पहले उन्नत बीज का प्रयोग नहीं किया जाता था, जो आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे, संकर नस्ल जिसको हाइब्रिड हम लोग कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया तो ऑटोमेटिक है जो पैदावार में वृद्धि होगी। उसके बाद मशीन, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर जो मशीन सब निकलता है, जैसे अभी अपने यहाँ आया है वो गेहूं काटने वाला मशीन, और वहाँ बहुत दिन पहले था गेहूं, मतलब मशीन को अगर लगा देते खेत में तो गेहूं काट करके भूसा को अलग, गेहूं को अलग, दाना को अलग करके एकदम सिस्टम से रख देता। गेहूं बोने वाला हम लोग अपने यहाँ हाथ से छिटते हैं, वहाँ हाथ से छिटने की बात नहीं है, मशीन में रख दीजिए, कितना कैसे मतलब जरूरी है खेत में उस अनुसार से उसको समझ करके ऑटोमेटिक है आपका, ठीक है, गिर जाएगा खेत में, बाग हो जाएगा। तो वो सब टेक्नोलॉजी हुआ तो ऑटोमेटिक है क्या होगा? पैदावार में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ा चीज तो कोई भी देश डिपेंड करता है वहां के किसान पर। ठीक है, दूसरा कहता है केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया। कहता है मानव खुद एक संसाधन है, तो मानव के लिए क्या किया जाए? अधिक से अधिक उद्योग धंधा लगाया जाए। उद्योग धंधा लगाने के साथ साथ मानव को काम दिया जाए। अगर ऐसा किया जाए, जैसे सबसे बड़ी चीज शिक्षा, केरल में मालूम है आप लोग को 99.9% लोग शिक्षित हैं नहीं? तो जहां शिक्षा होगा ऑटोमेटिक है वो राज्य या वो देश या वो गांव या वो ठीक है कस्बा डेवलप करेगा। कहता है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया गया। कहता है क्या? एक है आंध्र प्रदेश, एक है तमिलनाडु, जहां पर जो गरीब है, पूर्णतः गरीब है, उनको खाने के लिए क्या, खाने पीने में जिसको कमी हो जाती है वही ना आदमी गरीब कहलाते हैं। तो व्यक्ति को अनाज दे दिया गया सार्वजनिक, यानी फ्री में। अपने यहाँ भी मिलता है लेकिन अपने यहाँ 1 रुपया या 2 रुपया लिया जाता है। ठीक है, आपको फिर बतला दें, अपने यहाँ भी हम लोग, आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इस वजह से आप लोगों में से, हम लोगों में से, सब में से काट लिया जाता है। देखिएगा, जहाँ पे 50 किलो मिलना होता है वहाँ पर 45 किलो मिलता है, जहाँ पर 1 रुपया लेना है वहाँ पर 3 रुपया लिया जाता है। आप लोग भी समझते हैं चलो भाई 20 रुपये का संपत्ति 1 रुपये मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, क्यों बोले? ठीक है, इसी में से 5 आदमी में से 1 आदमी डीलर साहब से मिल भी जाते हैं, मिल जाते हैं तो हो जाता है मैनेज, तो 4 आदमी क्यों बोले भाई, लेकिन मिलता है। तो वो सबसे पहले कौन किया था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जो भाई भोजन के लिए लोग गरीब होते हैं तो चलो भाई हम भोजन की व्यवस्था कर देते हैं फ्री में, तब तो कमाएंगे तो अपने पास रखेंगे ना। लेकिन अभी क्या देखते हैं हम लोग, जो गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं उनको अनाज मिल जाता तो काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे समाज में वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास में ज्ञान नहीं होता, यानी शिक्षा नहीं होती है, तो सोचते हैं भाई खाने के लिए हम मेहनत करते हैं, खाना मिल ही गया तो मेहनत करने की क्या जरूरत है ना। आगे कहता है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से। अब पश्चिम बंगाल में जंगल ज्यादा था नहीं, तो क्या किया गया भाई, जो जंगल को काट करके भूमि बनाइए और भूमि बना करके उस पर कृषि कार्य कीजिए। अगर कृषि कार्य कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है देश क्या करेगा? विकास करेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है असुरक्षित समूह, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय और नियत मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। असुरक्षित का मतलब क्या है? उसका देख रेख नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग को मालूम है अनुसूचित जातियां जिसमें SC सब आते हैं,
अनुसूचित जनजातियां एसटी आते हैं, इन पर शोषण किया जाता है ना। हमारे समाज में बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है इन पर, ठीक है। जहां पर मान लीजिए 5 रुपया मिलना चाहिए वहां पर 2 रुपया दिया जाता है, जहां पर 5 घंटा काम करवाना चाहिए वहां पर 8 घंटा काम करवाते हैं, काम करवा करवा करके उस पर शोषण करते हैं। अगर वो आदमी कहीं पर बोलने के लिए जाते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सब आपके समाज में भी देखने के लिए मिलता होगा। आपके समाज में अगर कोई लेबर गया है कोई मुखिया जी के यहाँ कहने के लिए, तो मुखिया जी वो गरीब आदमी का, यानी वो अनुसूचित जाति जनजाति या ठीक है गरीब तबके के लोग हैं, यानी श्रमिक वर्ग के लोग, उनकी बात को नहीं सुनेंगे। अब तो खैर हम लोग नगर निगम में आ गए हैं तो वार्ड परिषद महोदय सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, लेकिन ये काम करते ही नहीं। तो वो लोग असुरक्षित हैं, जिस वजह से हमारा देश और गरीबी के कगार पर पहुंचता है। बताइए, जहां पर 200 रुपया मजदूरी होनी चाहिए वहां पर अगर 50 रुपया मजदूरी मिले, 100 रुपया मजदूरी मिले, तो 100 रुपया तो कम मिल रहा है ना। और इस तरह करके उस पर दोहन किया जाता है, जिस वजह से वो लोग असुरक्षित हैं। अगला कहता है अंतर्राज्यीय असमानताएं, ठीक है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक गरीब राज्य है, ठीक है। सबसे अगर भारत में अगर तुलना किया जाए, भारत में पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा निर्धनता यानी गरीबी आपको उड़ीसा में है, और 2 नंबर में कहाँ, बिहार में। इतना घटिया राज्य बिहार भी है। लेकिन बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ का, ठीक है, विधि व्यवस्था है, जिसमें सरकार को हम दोषी देते हैं। समझ गए। आपको बतला दें, सबसे पहले 2006-07 में साइकिल वितरण प्रणाली आया था। एटलस साइकिल का नाम सुने होंगे आप लोग का, ब्लैक कलर का, लड़की लोग को साइकिल देना शुरू किया। उसी समय से शिक्षा का स्तर गिरा हमारे बिहार में, और शिक्षा का स्तर को इतना गिरा दिया गया, इतना गिरा दिया गया, जो लोग अब तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, थोड़ा भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, बच्चा नहीं आना चाहते हैं, ना स्कूल जाना पसंद करते हैं। अभी देखिए के पाठक जी क्या किए, जो स्कूल में व्यवस्था कर दिए, जो प्रत्येक स्टूडेंट 9th से लेकर के 12th तक प्रत्येक दिन विद्यालय जाएंगे। 75% अगर उनका प्रेजेंटेशन पूरेगा तब फॉर्म भराएगा, बोल दिए। वो उनको बोलने में कुछ जाता है, पदाधिकारी हो गए, बोल दिए। अब ना विद्यालय में वो व्यवस्था है, विद्यालय में वो व्यवस्था नहीं है, टीचर ही नहीं है। अगर टीचर है तो रूम नहीं है, रूम है तो बेंच डेस्क नहीं है, यानी जो विधि व्यवस्था होती है वो नहीं है। कहीं कहीं है भी, विधि व्यवस्था भी है, टीचर भी है, रूम भी है, कोई कोई स्कूल में, तो वहां बच्चे नहीं पहुंचते हैं। केवल बच्चा को ये सुनाई देना चाहिए कि किसी तरह कोचिंग स्कूल नहीं जाना है, और बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। अभी हल्का बारिश हो गई, बच्चा अब्सेंट, हल्का कोई काम हो गया, बच्चा अब्सेंट, यानी हर हाल में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। और उसको मोबाइल एकदम फाइनल, जब समझ में आए तो पापा को मोबाइल चाहिए, और मोबाइल में तो वो कीड़ा हो जाता है, ठीक है। और इंतजार करता है फिर ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये भी वही किए। दूसरा नंबर में पहले तो साइकिल दे करके बर्बाद किया बच्चा को, और 2 नंबर में वो, ठीक है, स्कॉलरशिप दे करके, ये की था पोशाक पैसा, ये की था जूता का पैसा, ये की था चप्पल का पैसा दे करके बच्चा को बर्बाद कर दिया। 3 नंबर में सबसे बड़का डिमेरिट का काम कर दिए, खिचड़ी योजना दे करके। कहीं भी बच्चा, अगर आपको जाइएगा मिडिल स्कूल तक, क्लास 8 तक, हमारा बिहार जो पीछे हुआ है इसका रीजन यही सब है, ठीक है। 8 क्लास तक में मॉर्निंग में तो वो गया, सुबह में एकदम सब की तरह प्रार्थना किया, प्रार्थना करके विद्यालय में क्लास में गया, 1 से 2 पीरियड वो पढ़ाई किया, उसके बाद अब ध्यान उसका चला गया खिचड़ी पर, यानी चावल दाल मिले या खिचड़ी मिले, जो मिले उस पर। दोपहर के बाद वो खाना खाने के लिए एकदम परेशान, ठीक है, खाना खाया और टीचर लोग भी उसी में व्यस्त, बात खत्म। शिक्षा की स्तर समाप्त हो गई। बउआ, हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 2009 से हमारी, ठीक है, संस्था चल रही है। जो 2009 में पढ़ाए बच्चा को, वो अभी हमने पढ़ाए। आपके क्लास में जो एक एटीट्यूड बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे समय में, जिस समय हम लोग बैठे हुए थे, उस समय में जो खिड़की किनारे बैठता था वो बच्चा हुआ करता था। अभी तक हम उम्मीद करते हैं आपके 9th क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको एक कहानी याद होगा किताब का, लाइन बाय लाइन। वो कहानी तो समझ, मान लीजिए अगर हम पढ़ा दिया, आप लोग समझ गए, तो वो कहानी को समरी के रूप में कह देना, वो कहानी समझना नहीं हुआ। लाइन बाय लाइन याद करना, कविता याद करना हम लोगों के समय में होता था, और बच्चा याद करके लाता भी था। अभी कहाँ, तो ये सब का जरिया है, ठीक है, विधि व्यवस्था हमारे यहाँ का। अब ये मान लीजिए टाइट करते जा रहे हैं और स्कूल में कोई व्यवस्था ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे। और खुद बच्चे के पेरेंट्स जान छुड़ाना चाहते हैं बच्चा से। अगर आपके घर में काउंटिंग करवा देते हैं, 1 2 3 1 4, मतलब 3 2 5 आदमी, लगभग 5 घर में मोबाइल है, पापा के एक अलग, मम्मी के एक अलग,
बड़की के एगो अलग, छोटका के एगो अलग। हाँ 4 गो मोबाइल है। अब 4 गो मोबाइल में एगो मोबाइल में मारा मारी भी होता है। मोबाइल की 4 गो की क्या जरूरत थी? तो इस तरह करके शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है। लोग अपने आप से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये नहीं जो शाम में बैठे पहले बच्चे को चेक करें, जो बच्चा का क्या होमवर्क मिला, बच्चा मेरा होमवर्क किया या नहीं किया, क्या कर रहा है। नहीं, ये टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास। तो शिक्षा के स्तर में तो ऑटोमेटिक है गिरावट आएगी ना। और जब शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी तो गरीबी तो बढ़ेगी ही। जैसे आपको पहले ही कहा दिया गया, जो केरल में सबसे ज़्यादा लोग मानव संसाधन के रूप में शिक्षित है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है वो कमा लेंगे किसी तरह वो अपना जीविकोपार्जन का माध्यम सोच लेंगे। आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में, ठीक है, आलस्य कथा। जब आलस की परीक्षा लेने की बात आई तो ऐसे 3 गो उस मतलब उस गांव में, उस क्षेत्र में आलसी मिले जो रूम में आग लगा दिया गया। कह रहे रूम में आग लगा है अभी, जब पास आएगा तो सोचा जाएगा। जब पास आया तो फिर बोला कह रहे पास से ना आया है, शरीर पर गिरेगा तो सोचा जाएगा। जब शरीर पर गिरा तो कहा रे गिरेबे न किया है, जहां पर गिरा है वहां पर जलने दो ना। दुनिया में सुनो होते हैं आलसी, तो वो लोग कभी दुनिया में डेवलप कर पाएंगे? तो वही गरीबी का यहाँ पर भी वर्णन किया है। समझ गए? जो प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए गरीबी राज्य तो वो है उड़ीसा और 2 नंबर में बिहार। और बिहार का गरीबी का कारण है हमारे यहाँ का शिक्षा और विधि व्यवस्था। ठीक है, विधि व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण ही हम लोगों के यहाँ का शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। देखिए, अब है एक आपका वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को हम लोग गरीब कह सकते हैं। $1 का मतलब समझते हैं? 1000। ठीक है, पहले होता था 82 रुपया, अभी अब कितना है एक्यूरेट अभी हम करंट में नहीं बतला सकते हैं, लेकिन उतना रुपया अगर एक व्यक्ति अगर ठीक है नहीं अगर बचा पाते हैं तो वो व्यक्ति भी क्या है, वैश्विक निर्धनता के परिदृश्य के अनुसार से, यानी विश्व बैंक के आधार पर, विश्व बैंक का कहना है ऐसा, जो अगर एक व्यक्ति $1 अगर नहीं अर्जित कर पाते हैं तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब हैं। अब देखिए निर्धनता का कारण क्या क्या है गरीबी का। कहता है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। सबसे पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार, जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं, वो आकर के शासन किए और शासन करने के कारण हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया और खराब करने के कारण हम लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। दूसरा कहता है उच्च जनसंख्या वृद्धि। उच्च जनसंख्या वृद्धि भी हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है। लोग कह देते हैं अगर 4 गो बेटा रहेगा तो 4 जगह से पैसा कमा करके लाएगा, और वो मूर्ख लोग सबसे बड़ी बात तो ये कह देते हैं 4 गो लाठी एक बार निकलते मार करे में। अरे बेवकूफ़, कभी ये सोचते हो जो अगर 4 गो बेटा अगर हो गया तो 4 गो रूम चाहिए, 4 गो के खाना की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस तरह करते करते हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। बताओ, जिसके परिवार में, जिस फैमिली में 2 बच्चे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत है क्या? 1 लीटर भी दूध अगर मंगाते हैं तो मिला जुला करके खा पी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर 10 परिवार रहेगा वहाँ पर 1 लीटर मंगाया जाएगा, दूध तो होगा। अगर एक बच्चा रहेगा तो उसको हम CBSE से या CBSE क्या बिहार बोर्ड से भी अच्छा से हम पढ़ा सकते हैं, या CBSE से, जिस सेक्टर से हो। लेकिन जिस परिवार में 10 बच्चा रहेगा तो 10 बच्चा को पढ़ा सकते हैं, और अगर हम नहीं पढ़ा सकते हैं तो ऑटोमेटिक है गरीबी बढ़ेगी। तो जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है। अगर कहा जाए अभी तो चीन को भी पीछा छोड़ दिया भारत। ठीक है, आगे भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। हमारे यहाँ भूमि एक समान नहीं है, कहीं पर बलुई मिट्टी है, कहीं पर चिकनी मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर दोमट मिट्टी है, जिस वजह से ठीक है हमारे यहाँ कृषि कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है और संसाधनों का भी अभाव है। जो मीडियम परिवार के हैं, मतलब मीडियम किसान हैं, मध्यम परिवार के किसान जो है मध्यम, उनके पास पूरा साधन नहीं है कृषि कार्य करने के लिए। अब बताइए, अभी उनको चाहिए पानी पटाने के लिए मशीन, अब उनके पास नहीं है। अब जो आदमी के पास मशीन है वो आदमी पहले अपना खेत में पटाएगा कि पहले वो दूसरा के खेत में पटाएगा पानी? पहले अपना खेत में पटाएगा। अब इसको टाइम पर पानी नहीं मिला, टाइम पर पानी नहीं मिलने की वजह से क्या हो जाता है, इसका फसल पैदावार खराब हो जाता है। ठीक है, कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक कारण सबसे बड़ा गरीबी का कारण है, जो हमारे समाज में सामाजिक कारण का मतलब होता है जाति भेद। हमारे समाज में जाति भेद किया जाता है और जाति भेद के कारण हमारा समाज बहुत पीछे है। ठीक है, देखिएगा जहाँ पर समझ गए ना शिक्षित लोग हैं वहाँ पर जाति का वर्णन नहीं किया जाता है,
शिक्षित लोग आपको जाति का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो आदमी मूर्ख हैं वो आदमी अभी भी जातिवाद अपनाए हुए हैं हमारे समाज में, और जातिवाद के कारण हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं हम खेत में काम करने के लिए जाएं। अरे बाबू, खेत में नहीं काम करोगे, तुम्हारे पास में विधि व्यवस्था नहीं है, और खेत है तो तुम खेत में नहीं काम करोगे तो क्या घर पर बैठल बैठल वर्षा हो जाएगा पैसा का? क्या नहीं ना हो सकता है। तो ये हमारे समाज में अभी भी देखने के लिए मिलता है। अब आगे देखिए, कहता है निर्धनता विरोधी उपाय। अब हम लोग निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, अब वो देखिए। कहता है निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर करती है। सरकार सब दिन से ये चाहती है जो हम गरीबी को दूर करें, निर्धनता को दूर करें। इसके लिए 2 कारण है। एक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। कहता है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन का मतलब कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए गरीबी रेखा से रिलेटेड जो सामान है, जैसे गेहूं मिल जाता है, चावल मिल जाता है, ठीक है, उसके लिए अगर कोई कृषि कार्य कर रहे हैं तो कृषि कार्य के लिए 1 रुपये यूनिट पर बिजली दे देती है, नहीं देता है, सिंचाई वाला, समरसेबुल वाला। तो इस तरह करके उसके प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है योजना। एक है जो ठीक है गरीबी रेखा है तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाना, जैसे आप लोग देखते होंगे ये इंदिरा आवास योजना चलाया गया है ना। इंदिरा आवास योजना के अलावा भी कई योजना है जिस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए, जैसे आप लोग देखते होंगे स्कूल में जनरल कास्ट के लिए कोई नियम नहीं है, SC ST के लिए, यानी उस निर्धनता सरकार के नज़र में निर्धन लोग हैं जो SC ST हैं तो उनके लिए फ्री कर देता है सब कुछ, फिर भी वो लोग नहीं आगे बढ़ पाते हैं। देखिए, कहता है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन में आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती है, लेकिन ऐसा संभव है आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम की आवश्यकताएं हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारे समाज में, ठीक है, निर्धनता को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम के लिए सबको नहीं मिल पाता है, इसलिए एक बड़े आदमी को बना देते हैं, यानी समाज के समाजसेवी लोग को, और वो समाजसेवी लोग ठीक है उसका फायदा उठा लेते हैं। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल बतलाते हैं, गाँव में नीतीश जी कहते हैं CM महोदय, CM यानी मुख्यमंत्री जी क्या किए, जो चला दिए नल जल योजना। कहे भाई सबके दरवाजा पर चापाकल नहीं है, चलो हम नल जल योजना बना देते हैं। और नल जल योजना ऐसा घटिया बनाए, एक ऐसा सिस्टम कर दिए, इससे अच्छा था जो दरवाजे चापाकल दे देते। नहीं, अभी ये हाल हो गया है, बहुत जगह का तो बंद हो गया, बहुत जगह का है तो आपकी तो पानी न पाइए, बिजली नहीं है, आपकी तो पाइप फूट गया, आपकी तो ये है, आपकी तो मीटर का रिचार्जे नहीं है, और करके उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। तो मानिए जो समाज के प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। कहता है लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये सब हमारे समाज में चलाया गया है। और इसके अंतर्गत समझ गए ना, हमारे समाज के लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप लोग देखे होंगे एक योजना तो ऐसा है जिसमें काम करने के लिए हम लोग देखे हुए हैं, अब वो नहीं चलता है, मनरेगा, नाम सुने होंगे मनरेगा का, जिसमें रोड बनता था या कोई काम होता था तो उसको दिया जाता था काम, वो 8 बजे में समझे कन्हा पर कुदाल लेकर के, कुदाल में वो टोकरी फंसा करके लाता, आया तो कहाँ पर काम रहता है हो, ऐसे बोलता, काम कहाँ पर रहता है, बैठ करके खैनी खाने लगता, वो खैनी खाने लगता। खैनी खाते खाते ठेकेदार महोदय जो गांव के होते, मतलब लेकर के आते मनरेगा का काम करवाने के लिए, कहा जल्दी जल्दी काम करो, 2 से 4-6 कुदाल मारता, फिर कहता है मर दे 5 मिनट से अब छी, अब आ गया उन्हें 5 मिनट करने के लिए तो उधरे बैठले रह जाता। इस तरह करते करते झूठे का 12 बजा देता, तनिया दूर गड्ढा करता, बस उसको 7 किलो या 8 किलो अनाज मिल जाता। फिर क्या किया, उस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार क्या किया, जो कहा जे नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई और आदमी को टेंडर दे दिया। अब टेंडर दे दिया तो जो आदमी को जो मनरेगा कार्ड बना हुआ था, लेबर कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, कार्ड बना हुआ था, उसको कह दिया क्या, भाई आपको पैसा मिलेगा इतना, हम पैसा देंगे, आपके अकाउंट में आएगा 2800 रुपया, आप 300 रुपया रख करके 2500 रुपया हमें दे दीजिएगा। वो बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति क्या किया, कहा ठीक है भाई चलिए, वो सोचा जो 300 रुपया मंगनी में ना बेचे। अब यहाँ पर ठेकेदार दूसरा आदमी से कम करवा लिया, JCB से या कोई चीज़ से कम करवा लिया, इसको केवल कितना दिया, 300 रुपया, एक अकाउंट में आया 2800 रुपया, 2500 रुपया अपने पास रख लिया। तो सरकार एक पर एक योजना निकालती है, लेकिन केवल उसके आगे में चेहरा है, फेस है, मुंह है, बोल दिया
और उस चीज़ का वो ठीक है गहराई से पालन नहीं किया, जिस वजह से हमारे समाज में कोई चीज़ नहीं चला। अभी आप लोग सुनते होंगे ठीक है, एक जो दिया है ये क्या कहते हैं घर बनाने है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना में अगर जितना भी पैसा मिले 1 लाख मिले, 1.5 लाख मिले, 2 लाख मिले, उसमें से 10,000 या 20,000 रुपया ले लेता है गांव का होता है वो। बताइए क्या आवाज़ उठाने वाला नहीं है कोई? ठीक है, तो आवाज़ इसलिए नहीं उठाता है कि चलो भाई हमको तो घर बना हुआ है, लेकिन हमें घर मिल रहा है 10-20 हज़ार रुपया ले लिया तो कौन बड़का जुल्म किया, और वही चक्कर में गरीब भी पीसा जाता है कि नहीं? तो सरकार इस चीज़ को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता है। आगे देखिए, कहता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2005 में। कहता है इसका क्या क्या उद्देश्य था, सो देखिए। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना। कार्ड बना करके दिया था। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, क्योंकि महिलाओं का क्या काम है, केवल भोजन बनाना और उसके बाद बैठ करके रहना, तो उसके लिए भी गांव में बना दिया। कहता आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। कहता है कि जिसको कार्ड बन गया 1 महीना में 15 दिन अगर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता का मतलब कि बैठा करके उसको पैसा दिया जाएगा। ये सरकार का किसके अंतर्गत था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत, जो 2005 में नियम लागू हुआ था, इसके अंतर्गत ये बनाया गया। और इसमें साल में यानी 365 दिन में कम से कम कितना दिन उसको काम मिलना चाहिए, 100 दिन। अगर 100 दिन काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब जितना रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ठीक है। तब 2 नंबर में महात्मा गांधी जी का योजना खत्म हुआ, तब निकला प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये नियम आपको कब लागू हुआ, 1993 ईस्वी में। इस मतलब ग्रामीण प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य था ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन किया जाए। शिक्षित लोग मतलब समझते हैं पढ़े लिखे लोग। आप बताइए पढ़े लिखे लोग जाएंगे मजदूरी करने के लिए, खेत में काम करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो उनके लिए क्या योजनाएं बनाई जाए, उनके लिए क्या रोजगार दिया जाए, वो योजना बनाया गया। किसमें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। लघु उद्योग समझते हैं, छोटा उद्योग। और गांव में छोटा उद्योग कौन होता है, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब जो होता है छोटा उद्योग होता है, समझ गए। लोग गांव में बकरी पालन करते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन करते हैं। इसके लिए सरकार अपनी तरफ से ठीक है लोन इशू करवाती है। उसमें से आपको 50%, 60%, 30% माफ़ कर देगी, और जो बचेगा पैसा वो पैसा वही बिजनेस करके आपको सधाना रहता है, ठीक है। 3 नंबर में दिया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 1995 में लागू किया गया। कहता है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। यानी स्वरोजगार मतलब समझते हो कैसे खुद से रोजगार किया जाए, उसके लिए सिस्टम को समाज में ला करके देना। स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी संयोग द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। यानी स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कमिटी उन्हें चलता है समाज में, उसका तो कुछ नाम है, समूह, स्वयं सहायता समूह। उसको कहता है क्या, जो आपके पास 10 रुपया जमा करके होता है तो 10-10 रुपया करके जमा कीजिए, ठीक है। अब 10-10 रुपया जमा किए तो 220 आदमी का होता है कमेटी, तो 20 दाएं 200 रुपया जमा हुआ। अब कुछ सरकार आपको जितना आप जमा कीजिएगा उतना सरकार आपको देगी, उस पैसा को मिला करके उसी 20 आदमी को कोऑपरेट किया जाता है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999 में लागू हो गया था, उसके अंतर्गत। अब कहता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि 2000 में लागू किया गया, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या हुआ, सो देखिए। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब कहता है केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री महोदय हमारे राज्य सरकार को, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ पैसा देते हैं और कहते हैं आप अपने समाज में इसको डेवलप कीजिए, विकास कीजिए, और मिलता भी है, ठीक है। आगे देखिए, निर्धनता से संबंधित अन्य कारण क्या है। हमारा समाज जो निर्धन है इसका कारण क्या क्या है, सो देखिए। एक भूमिहीनता, भूमि नहीं है, ठीक है, परिवार का आकार बड़ा है, खराब स्वास्थ्य, इनकम है नहीं,
और इनकम नहीं है तो वो कुपोषण का शिकार हो गया, और कुपोषण का शिकार हो गए तो बीमारी हो गया, बीमारी हो गया, इनकम है नहीं लेकिन परिवार में रोग है, अब रोग है तो उसको इलाज करवाने के तत्पश्चात वो तो गरीब हो ही जाएंगे ना। अगला है असहायकता, अब उसको कोई सहायता करने वाला नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी ज़्यादा है, निरक्षरता है, बाल श्रम है, मजदूरी करवाया जाता है बच्चा सबसे, ठीक है। और बच्चा सबसे मजदूरी किस रूप में करवाया जाता है ये आप लोग भी समझते हैं, ठीक है। आप लोग का उम्र है अभी पढ़ने वाला, तो आपके पापा कहेंगे चल खेत में धनिया उखाड़े ले, चल अभी गोभी में पानी पटवे ले, इस तरह करके, ठीक है। आज नहीं जाओ कोचिंग, आज चले जाओ सब्जी बेचने के लिए पेठिया, और इस तरह करके आप लोग से काम करवाते हैं। और आप लोग जब काम करेंगे खेत में तो आप लोग से पढ़ना ही होगा, क्योंकि भाई शरीर तो थक जाएगा। जब पढ़ने के लिए बैठिएगा कि आपको जम्हाई आने लगेगी, नींद लगने लगेगी, और जब नींद लगने लगेगी तो बात खत्म है। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे कस्बे में निर्धनता का कारण है। और सबसे बड़ा आपको हम कह दें, चैप्टर तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको कह दें जो हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, ठीक है। और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कारण जो हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है। अगर हमारे समाज में लड़कियां अगर एक पढ़ने के लिए गई तो उसके लड़की के मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल के लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। बुआ फलनामा बेटी के भेजे छे मार्केट, फलना जगह ना सुन लिए रे, अरे बाबा कल सब लड़की एक जैसी नहीं होती है क्या। पढ़ाई के लिए अगर छोड़ दिया जाए, अगर लड़की को भी पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए और कह दिया जाए बेटी हमारे समाज में लड़की का ही इज्जत किया जाता है और तुम हमारी बेटी हो, अगर तुम चाहती हो हमारी इज्जत को, ठीक है, बेच दें तो बेच दो, और अगर चाहती है बना देना तो बना दो, बस तुम पढ़ाई करो, अपने ढंग से जीना सीखो। हमें उम्मीद है जो लड़की कभी गलत कदम नहीं बढ़ा सकती है और वह पढ़ करके हमारे समाज का नाम रोशन कर सकती है, इसमें तनिक भी खेद नहीं है। लेकिन ये कहे तब ना, सुना कहीं और जगह से लड़की का पापा, अब आकर के उसकी बेटी गलत नहीं है लेकिन बेटी को बार बार उस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है जो वो नहीं पढ़ाई कर पाएगी। और जब एक लड़की नहीं पढ़ाई करेगी तो उसके परिवार में कहा जाता है, सुने होंगे, जो अगर एक मर्द पढ़ाई नहीं करता है तो उसका एक खानदान बर्बाद होता है, लेकिन अगर एक औरत अगर ख़त्म हो जाती है तो उसका 7 खानदान बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अगर पढ़ाई करेंगे तो निर्धनता काफ़ी दूर भाग जाएगी आप लोग से, और हमारा परिवार ही नहीं हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लियर हो गया है, अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बना करके लाएंगे, ठीक है, देखेंगे, अगर दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे। इतना ही, अगला दिन अगला चैप्टर देखा जाएगा, ठीक है, बाय।